अक्सर ख्वाब सच्चे होते हैं। वो इंसान को नींद में उसके भूले हुए माजी बल्कि मुस्तकबल की तस्वीर भी दिखाते हैं। ख्वाब में वो माजी में गुमशुदा अपनी शख्सियत की शनाख्त भी कर सकता है। कुदरत कभी कभी इंसान को ऐसे मौके फराहम करती है, वो उसके लिए कतई गैर इख्तियारी होते हैं और वह अमूमन उनसे उलझनों का शिकार होता है, या कभी वो उसके लिए मुसर्रत बख्श भी होते हैं। एक मसला हिंदू मत के अकीदे आवागोन का भी है। उस पर यकीन रखने वाले अपने माजी के बारे में तजस्सुस में रहते हैं। कभी कोई ऋषि मनी या ज्ञानी उन्हें झूठी सच्ची बातें बताता है तो वो उनकी मुताबिकत से खुश भी होते हैं, दिलगीर भी। दूसरी फसल एक ऐसे शख्स की रुदाद है जिसके ख्वाबों ने उसकी जिंदगी अजाब बना डाली। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, पेशे खिदमत है दूसरी फसल एपिसोड नंबर 8। रिकॉर्ड रूम में हर साल के शुमारे अलग अलग रखे थे। जफ़र ने पहली जिल्द से आगाज़ किया। उसे एहसास था कि ये मरहला बहुत तवील और सब्र आजमा साबित हो सकता है। वो इस मफरूज़े को बुनियाद बनाकर काम कर रहा था कि हरी कृष्ण की मौत की खबर पहले सफ़े पर छपी होगी। पूरे अखबारात छानना बहुत मुश्किल काम था। उसने 40 ईस्वी से शुरू किया था, 41 ईस्वी और 42 यहाँ तक कि 45 भी ख़त्म हो गया। वो वक़्त से बेनियाज होकर काम कर रहा था। 46 में वो 27 सितंबर का अखबार था और खुशकिस्मती से वो खबर पहले ही सफ़े पर मौजूद थी। उसकी निगाहें धुंधला गईं, हरूफ गुडमुड होने लगे। उसने मेज़ का कोना पकड़कर खुद को संभाला। उसके जिस्म में सनसनी दौड़ रही थी। कुछ देर बाद उसने खबर पढ़ने की कोशिश की। हरूफ अब भी गुडमुड हो रहे थे, लेकिन वो नज़र जमाकर पढ़ सकता था। खबर के साथ तस्वीर भी थी। सुर्खी थी, हरी कृष्ण की लाश दीपाली झील से बरामद। गुमशुदगी की इतला उनकी पत्नी आशा देवी ने दी थी। नीचे खबर थी, 2 रोज़ की तलाश के बाद 32 साला हरी कृष्ण की लाश दीपाली झील से निकाल ली गई। 2 रोज़ से पुलिस के गोताखोर झील में लाश तलाश कर रहे थे। हरी कृष्ण की पत्नी आशा देवी ने पुलिस को बताया उनके पति रात को झील में तैराकी की गरज से गए थे और अब तक वापस नहीं आए हैं। आशा देवी के बयान के मुताबिक हरी कृष्ण झील में उतरते वक्त नशे में थे। उन्होंने पति को रोकने की कोशिश भी की थी, लेकिन वो ना रुके। सुबह तक वो वापस ना आए तो आशा देवी ने पुलिस को इतला दी। आशा देवी के बयान के मुताबिक हरी कृष्ण जी बहुत अच्छे तैराक थे और कई बार झील अबूर कर चुके थे। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक मौत हादसाती है। हरी कृष्ण अल्मोड़ के बासी थे। उन्होंने टेनिस में बड़ा नाम पैदा किया था। हिंदुस्तान के बेशतर टूर्नामेंट उन्होंने जीते थे। वो एक आला ख़ानदान से ताल्लुक़ रखते थे और उनका शुमार अल्मोड़ के मुअज़्ज़ज़ीन में होता था। आशा देवी अल्मोड़ बैंक के चेयरमैन की बेटी हैं। 4 साल पहले उनकी हरी कृष्ण से शादी हुई थी। हरी कृष्ण बैंक में असिस्टेंट मैनेजर थे। उन्होंने इस बैंक में असिस्टेंट कैशियर की हैसियत से अपने कैरियर का आगाज़ किया था। हरी कृष्ण ने अपने पीछे बेवा के अलावा 3 माह की एक बच्ची छोड़ी है जिसका नाम संजोगता है। जफ़र ने तस्वीर को बगौर देखा। हरी कृष्ण के चेहरे पर मुस्कुराहट थी। तस्वीर खासी धुंधली थी, नकूश मिटे मिटे थे, मगर फिर भी ना जाने क्यों जानदार महसूस हो रही थी। हरी कृष्ण खूबसूरत आदमी था। आंखें स्याह थी, नाक उकाब की चूंच जैसी थी, लेकिन जफ़र की तवज्जो उसकी मुस्कुराहट पर मरकूज हो गई। वो मुस्कुराहट छेड़ने ताऊ दिलाने वाली थी। उसमें किसी हद तक बेरहमी भी थी। जफ़र को वो मुस्कुराहट बोलती हुई महसूस हुई, कभी मैं तुम था और अब तुम मैं हूँ। जफ़र देर तक उस शख्स के चेहरे को देखता रहा।
उसका पिछला जन्म था। उसने इधर उधर देखा, रिकॉर्ड रूम में कोई नहीं था। उसने जेब से कलम तराश निकाला और जल्दी से वो खबर काट कर जेब में रख ली। उसे इस चोरी पर एहसास जुर्म हो रहा था, लेकिन वो जानता था कि किसी को इस खबर की कमी महसूस भी नहीं होगी। रिकॉर्ड रूम से निकलकर वो एडिटर के कमरे में आया। उसका शुक्रिया अदा करके वो अखबार के दफ्तर से निकल आया। कार में बैठकर उसने अल्मोड़ का नक्शा फैलाकर उसका जायजा लिया, फिर गाड़ी स्टार्ट करके आगे बढ़ा दी। अपनी गली मंजिल की बारे में उसे कोई शुबा नहीं था। ड्राइवर करते हुए वो अपने और हरि कृष्ण के बारे में सोचता रहा। गुमशुदा कड़ियाँ मिल रही थी। हरि कृष्ण 25 सितंबर 46 को मौत की आगोश में उतरा था, जबकि वो 80 साल 10 अक्टूबर को पैदा हुआ था। यानी वो उसी साल 10 अक्टूबर को पैदा हुआ, यानी उसकी दूसरी जिंदगी फौरन ही मिल गई थी। अपने पिछले जन्म में वो 3 माह की बच्ची का बाप था। उस बच्ची का नाम संजोगता था। अब वो बच्ची खुद उसके हम उम्र होगी। बूंदाबांदी शुरू हो गई थी। उसने एक पेट्रोल पंप से टैंकी फुल कराई, फिर उसने पोस्ट ऑफिस के सामने गाड़ी रोकी। वहाँ कई फ़ोन बूथ थे। उसने डायरेक्टरी में आशा किशन का नाम तलाश किया। इस बार उसे कोई दुश्वारी नहीं हुई। उसे फ़ोन नंबर भी मिल गया और पता भी। बगैर सोचे समझे उसने स्लॉट में सिक्का डाला और आशा किशन का नंबर डायल किया। तीसरी घंटी के बाद एक नस्वानी आवाज़ ने जवाब दिया, हेलो। आवाज़ नरम और शीरीं थी। उसने कुछ नहीं कहा था। वो जैसे कुव्वते गोयाई से महरूम हो गया था। कहता भी तो क्या, ये कि मैं ज़फ़र अल इस्लाम हूँ, पिछले जन्म में तुम्हारा शोहर था, मेरा नाम हरि किशन था, तुमने दीपाली जपी झील में मुझे। हेलो हेलो। दूसरी तरफ से नस्वानी आवाज़ पुकार रही थी। उसने रिसीवर रख दिया। आशा की रिहाइश अल्मोड़ के इस इलाके में थी, जहां मकामी मतमूल लोगों के बंगले थे। हर बंगले में गैराज और लान था। वो वहां पहुंचा तो बूंदाबांदी रुक चुकी थी। आशा का बंगला सफ़ेद रंग का था। ड्राइवर वे में लैंप पोस्ट इस्तादा थे। लान बहुत बड़ा और साफ सुथरा था। उसने साइड में गाड़ी पार्क की और बंगले का जायजा लिया। गैराज के खुले दरवाजे से अंदर खड़ी 2 कारें नजर आ रही थी। आखिर वो एक बैंकार की बेटी है, उसने सोचा। मकान में रोशनी हो रही थी, मगर खिड़कियों के पर्दे गिरे हुए थे। निचली मंजिल की एक खिड़की में पर्दों के दरमियान थोड़ा सा फासला था। उसका तजस्सुस भड़क उठा। उसका जी चाहा कि सड़क पार करे, उस खिड़की से अंदर झांके। मुमकिन है कि आशा की एक झलक नजर आ जाए, मगर उसने बड़ी मुश्किल से खुद को इस हमाकत से बांध रखा। उसने खुद को समझाया कि अंदर रोशनी बहुत थी। ये भी मुमकिन था कि घर में कुत्ता पला हो। अगर उसे झांकते हुए पकड़ लिया जाता तो जान छुड़ाना उसके लिए आसान ना होता। यहाँ कार में बैठकर वो जिस तरह मकान का जायजा ले रहा था, वही उसकी पोजीशन मशकूक करने के लिए काफ़ी था। उसने कार स्टार्ट की और आगे बढ़ा दी। उसने सोचा कि ज़्यादा तेज़ी दिखाने की ज़रूरत नहीं, बाकी कल सही। वो कुछ ही आगे गया होगा कि गश्ती पुलिस की गाड़ी मुखालफ सिमत से आती दिखाई दी। उसका फैसला बरवक़्त और दुरुस्त साबित हुआ था। वो होटल पहुंचा तो एक पैगाम उसका मुंतज़िर था। डॉक्टर मोहन ने फ़ोन किया था और जवाबी फ़ोन के लिए पैगाम छोड़ा था। उसने लखनऊ के लिए कॉल बुक कराई। आधे घंटे बाद वो डॉक्टर मोहन से बात कर रहा था। कहो ज़फ़र, बात कुछ आगे बढ़ी? डॉक्टर मोहन ने पूछा। नहीं, उसने जवाब दिया। ज़रा भी नहीं? ज़फ़र एक लम्हे को हचकचाया। नहीं, फिल वक़्त तो मालूमात वहीं पर ठहर गई हैं। डॉक्टर मोहन ने मायूसाना अंदाज में आह भरी। ज़फ़र ने बड़ी मुश्किल से खुद को सब कुछ उगल देने से रोका था। कम अज़ कम अभी उसने कुछ बताना मुनासिब नहीं समझा था। डॉक्टर मोहन उसे जल्दबाजी पर उकसा सकता था, इसलिए वो बहुत बेताब हो रहा था। उसे ये सब कुछ दुनिया के सामने लाने की बहुत जल्दी थी, जबकि ज़फ़र जानता था कि तहम्मुल से काम लेना होगा। वो अभी हरि कृष्ण के बारे में बहुत कुछ जानना चाहता था। ज़फ़र, वो डायरी तुम्हारे पास है ना? हाँ।
जो कुछ भी सामने आए पूरी तफसील से डायरी में नोट करते रहना। आगे जाकर हर चीज़ अहम हो जाएगी। मैं खुद अपने तौर पर भी एक रिपोर्ट तरतीब दे रहा हूँ। कैसी रिपोर्ट? अभी तक जो कुछ हुआ है उसकी मुकम्मल रूदाद, मेरे नुक्ता नज़र के मुताबिक तुम्हारा मेरे पास आने से लेकर अब तक की तमाम तफसील। अब अहम बात यह है कि तुम आशा को तलाश करो। डॉक्टर, अगर आशा मुझे मिल गई तो क्या होगा? मैं इन्हें इस सिलसिले में बहुत सोचा है। तुम्हारी तरफ से ये इतला मिलते ही मैं अल्मोड़ चला आऊँगा। मैं रिकॉर्डिंग के जदीद आलात लेकर आऊँगा जो किसी को भी नज़र ना आ सकें। फिर तुम और मैं आशा से मिलने चलेंगे। क्यों? उसे हैरान करने। तुम उसे बताना कि दरअसल तुम कौन हो। तुम्हारे पास अपने दावे के सबूत के लिए काफ़ी मालूमात होंगी। उसे यकीनन शदीद झटका लगेगा। मैं तुम्हारी और उसकी गुफ्तगू रिकॉर्ड करूँगा। उसे सोचने और समझने की मोहलत ही नहीं मिलेगी। यूँ तमाम हक़ाइक़ सामने आ जाएंगे और वो मुस्तंद होंगे। मगर तुम एक बात नज़रअंदाज कर रहे हो। वो क्या? ये उसके लिए एक जाल होगा। वो कत्ल का एतराफ़ कर बैठेगी। इस बुनियाद पर उस पर जुर्म साबित भी हो सकता है। तो इसमें हर्ज ही क्या है? कातला तो वो है, जुर्म तो उसने किया है ना। ये तो है, लेकिन मुझे ये गिरी हुई हरकत मालूम होती है। जफ़र ने गहरी सांस लेकर कहा। डॉक्टर मोहन के लहजे में झंझलाहट थी। देखो जफ़र, उसने जो कुछ तुम्हारे साथ किया वो उससे भी ज़्यादा गिरी हुई हरकत थी। बीच झील में चप्पुओं से वार करना, डबो देना। बरसों से वो अपना जुर्म छुपाए बैठी है। हमें तो रिकॉर्डिंग अपने मकसद के लिए करनी है। वो उसमें फंसती है तो ये उसका दर्द सर है, हमारा नहीं। समझ रहे हो ना? हाँ, मैं समझ रहा हूँ। और जफ़र सुनो, मुझसे मुसलसल राब्ता रखना, मुझे बाखबर रखना। हर दूसरे तीसरे दिन मुझे रिपोर्ट देना। मैं तो यहाँ इंतज़ार कर कर के पागल हुआ जा रहा हूँ। बल्कि सुनो, मैं आ ही क्यों ना जाऊँ अल्मोड़? नहीं, पहले यहाँ के मुकम्मल मामलात खुद मुझे निपटाने दो। मेरे लिए कोई बड़ा मसला नहीं। मैं इतने अहम काम के लिए चंद रोज़ दफ्तर बंद भी कर सकता हूँ। नहीं, मैं इस मरहले में तुम्हें अपने साथ शामिल नहीं कर सकता। फिल वक़्त मुझे अपने तौर पर काम करने दो। मैं तुम्हें फ़ोन करता रहूँगा। ओके जफ़र, डॉक्टर मोहन ने सर्द आह भरकर कहा। अगली सुबह जफ़र फिर सनत नगर गया जहाँ आशा रहती थी। वो जानता था कि बाद में किसी न किसी तरह आशा से मिलने की सबील ढूंढ निकालेगा। वक़्त तो वो बस उसे एक नज़र देखना चाहता था कि वो कैसी लगती है। गुजरे हुए बरसों ने उसके साथ क्या सलूक किया है। उसने तो उसे जवान और खूबसूरत देखा था, मगर अब वो बूढ़ी हो गई होगी। क्या पता मोटी भद्दी और बदसूरत भी हो गई हो। और बेटी, उसकी बेटी संजोगता, वो तो 32 साल की होगी। उसकी शादी हो गई होगी। वो बड़ी बेतअल्की से उसके बारे में सोच रहा था। वो बेटी उसके लिए महज एक नाम थी, संजोगता। इस बार उसने कार आशा के बंगले से कुछ दूर पार्क की। यहाँ वो जितनी देर चाहता रुक सकता था, किसी को कोई शक ना होता। उसने एक और मकान पर भी गौर किया। ये भी कर सकता था कि नडर होकर जाए और इतलाई घंटी का बटन दबा दे। लेकिन फिर वो अपने बारे में क्या बताएगा? ये कि वो इंश्योरेंस एजेंट है, कोई सेल्समैन है, या बिजली की मीटर की रीडिंग लेने आया है? नहीं, ये मुमकिन नहीं था। उसकी शख्सियत इस तरह की थी है ही नहीं। फिर जल्दी क्या है? जल्द या बदेर आशा से मेरी मुलाकात होनी तो है, उसने खुद को समझाया। अभी तो सिर्फ देख लो उसे। वो बंगले तक गया। गैराज में उस वक्त सिर्फ एक कार थी। सब्ज़ कार मौजूद थी और ग्रे नहीं थी। उसका अंदाज़ा था कि सब्ज़ कार संजोगता की होगी। इसका मतलब है कि इस वक्त आशा घर में मौजूद नहीं। उसने सोचा कहीं इधर उधर वक्त गुजारी की जाए और 1 घंटे बाद वापस आया जाए। मुमकिन है उस वक्त घर वापस आते हुए आशा की एक झलक नजर आ जाए। इस दौरान में वो उन लोगों से राह रस्म पैदा करके कोई तरकीब भी सोच सकता है। ये काम खासा दुश्वार था क्योंकि अल्मोड़ में वो बिल्कुल अजनबी था। उसने कार स्टार्ट की ही थी कि आशा के बंगले से एक औरत को निकलते देखा। वो जवान और दुबली पतली थी। स्कर्ट के ऊपर स्वेटर पहने हुए थी। उसके हाथ में टेनिस के 2 रैकेट थे। आंखों पर धूप का चश्मा था। फासला इतना था कि वह उसके चेहरे के नकूश वाज़े तौर पर देखने से कासर था।
اسے یقین ہو گیا کہ وہ سنجوگتا ہے۔ وہ اسے دیکھتا رہا۔ لڑکی نے بیک کر کے کار بنگلے سے نکالی، پھر اس نے کار موڑتے ہوئے اچانک رفتار بڑھا دی۔ وہ بہت جلدی میں معلوم ہو رہی تھی۔ ظفر نے گاڑی اسٹارٹ کی اور سبز کار کے پیچھے لگا دی۔ لڑکی بڑی مہارت سے بہت تیز ڈرائیور کر رہی تھی۔ ظفر کے لیے اس کی گاڑی سے چپکے رہنا آسان کام نہیں تھا۔ اسے دھڑکا تھا کہ کسی بھی وقت سبز کار اس کی نظروں سے اوجھل ہو جائے گی۔ لڑکی کی کار گرین ہلز کی طرف مڑ گئی، پھر داہنی جانب، اور اس کے بعد ظفر نے اس جگہ کو فوراً ہی پہچان لیا۔ اس کلب کو وہ ٹینس والے خواب میں دیکھ چکا تھا۔ سب کچھ ویسا ہی لگ رہا تھا، وہی کلب ہاؤس، وہی چھوٹی سی جھیل۔ خواب میں اس نے صرف ایک کورٹ دیکھا تھا، اب وہاں 4 ٹینس کورٹ تھے، یعنی 3 کورٹس کا اضافہ ہوا تھا۔ لڑکی نے اپنی کار کلب کی حدود کے اندر لے جا کر پارک کی اور اتر کر ایک طرف چل دی۔ ظفر اس کے پیچھے پیچھے گیا۔ اس نے گاڑی سے اتر کر ادھر ادھر دیکھا تو لڑکی کہیں نظر نہیں آئی۔ ممکن ہے وہ لیڈیز لاکر روم کی طرف چلی گئی ہو۔ ظفر چند لمحے گو مگو کی کیفیت میں وہیں کھڑا رہا۔ کلب کے کچھ ممبر بیٹھے کافی پی رہے تھے۔ وہ اسے متجسس نگاہوں سے دیکھنے لگے۔ اس چھوٹے سے شہر میں شاید تمام مقامی لوگ ایک دوسرے سے خوب واقف تھے، ایسے میں کوئی اجنبی تو نمایاں لگتا ہی ہے۔ ظفر نے آگے بڑھ کر دیوار پر آویزاں نوٹس بورڈ کا جائزہ لیا۔ اس پر معمول کے مطابق مختلف اعلانات اور نوٹس چپساں تھے۔ ٹینس کھیلنے والوں کی فہرست میں سنجوگتا کا نام بھی موجود تھا۔ اسے 11 بجے کھیلنا تھا۔ ظفر نے کلب کے ایک ملازم کو بلایا اور اسے پرس سے لکھنؤ کے کلب کا رکنیتی کارڈ نکال کر دکھایا۔ سارے کلب ایک باہمی معاہدے کے تحت ایک دوسرے کے اراکین کو مہمان تصور کیا کرتے تھے۔ کلب کا ملازم ظفر کو مینیجر کے پاس لے گیا۔ مینیجر نے کارڈ پر ایک نظر ڈالی اور ظفر کی طرف ہاتھ بڑھاتے ہوئے مسکرایا۔ یو آر ویلکم سر، فرمائیے میں آپ کی کیا خدمت کر سکتا ہوں؟ میں ٹینس کھیلنا چاہتا ہوں، ظفر نے کہا۔ ضرور، لیکن آپ کو پارٹنر تلاش کرنے میں دشواری ہوگی۔ میں ایسا کرتا ہوں کہ آپ کے لیے، اس کی آپ فکر نہ کریں، میں کلب کے انسٹرکٹر کٹر سے بھی کھیل سکتا ہوں۔ ٹھیک ہے سر، میں رام چرن کو ابھی ہدایت دیتا ہوں، مینیجر نے کہا اور انٹر کام پر ایک بٹن دبایا۔ رام چرن دیکھو، لکھنؤ سے ہمارے ایک مہمان آئے ہوئے ہیں، ظفر الاسلام۔ آج تمہیں ان کو انٹرٹین کرنا ہے، میں انہیں تمہارے پاس بھیج رہا ہوں۔ اوکے، اور پھر وہ ظفر کی طرف متوجہ ہوا۔ رام چرن آپ کو پروشاب کے سامنے ملے گا اور میں آپ کے لیے ایک لاکر کا بندوبست کر دیتا ہوں۔ ارجن آپ کو رام چرن کے پاس لے جائے گا، اس نے ملازم کی طرف اشارہ کیا۔ رام چرن ٹینس کا پروفیشنل کھلاڑی تھا، اس کی عمر 35 کے لگ بھگ ہوگی۔ وہ ظفر سے بڑی خوش اخلاقی سے ملا۔ طے پایا کہ وہ لنچ کے فوراً بعد کھیلیں گے۔ ظفر نے پروشاب سے 2 ریکٹ، جرسی سویٹر اور نیکر خریدے۔ پھر ملازم اسے لاکر روم کی طرف لے گیا۔ مینیجر نے اس کے لیے لاکر کا بندوبست کر دیا تھا۔ ظفر لباس تبدیل کر کے کورٹس کی طرف چلا گیا۔ کورٹ میں سنجوگتا رام چرن کے ساتھ وولی کر رہی تھی۔ ظفر باہر پڑی ہوئی بینچ پر بیٹھ گیا۔ پہلی بار اس نے اپنے پچھلے جنم کی بیٹی کو غور سے دیکھا اور اس کے حسن کی داد دیے بغیر نہ رہ سکا۔ وہ بے حد خوبصورت تھی۔ اس کا کورٹ میں حرکت کرنے کا انداز بھی باوقار تھا۔ وہ اپنی عمر سے بہت کم لگ رہی تھی، زیادہ سے زیادہ 25 سال کی۔ وہ ٹینس بھی بہت اچھا کھیل رہی تھی۔ اس کے کھیل میں خوبصورتی تھی۔ اس کا فورم بینڈ بہت زوردار تھا، بھینگ بینڈ بھی برا نہیں تھا۔ وہ تمام شاٹس جانتی تھی۔ وہ لاب بھی بہت اچھا کر رہی تھی۔ رام چرن اسے احترام سے کھلا رہا تھا، بلکہ وہ رام چرن کو کملا رہی تھی۔ ظفر نے اندازہ لگایا کہ وہ تقریباً پروفیشنل سطح کی کھلاڑی تھی۔ کیوں نہ ہو، اس نے سوچا، یہ کھیل تو اسے ورثے میں ملا ہے۔ وہاں ظفر کے سوا کوئی نہیں تھا۔ اسے یقین تھا کہ سنجوگتا اس کی موجودگی سے بے خبر نہیں۔ وقتاً فوقتاً کن اکھیوں سے وہ اسے دیکھ رہی تھی، لیکن جب بھی وہ اس کی طرف دیکھتا وہ انجان بن جاتی۔ کچھ دیر بعد پریکٹس ختم ہو گئی۔ وہ کورٹ سے باہر آنے لگے۔ ظفر کورٹ کے گیٹ کے طرف بڑھ گیا۔ کیوں نہ اور کچھ دیر کھیلیں، اس نے سنجوگتا سے کہا۔
वो झुक कर अपना रैकेट कवर में रख रही थी। उसने सर उठाकर जफर को देखा। उसकी निगाहों में हैरत और उलझन थी। माफ़ कीजिएगा, मैं आपको नहीं जानती। अगर आप थक गई हैं तो और बात। जी नहीं, मैं थकी हुई नहीं हूँ, वो बोली। आप शायद नए हैं यहाँ। ये हमारे लखनऊ के मेहमान हैं, रामचंद्र ने कहा। नाम है जफरुल इस्लाम। संजोक्ता ने जफर की तरफ हाथ बढ़ा दिया। उस लम्स ने जफर के जिस्म में अजीब सी सनसनी दौड़ा दी। अब वो स्याह आंखें उसका जायजा ले रही थी। वो निगाहें उसे अपने वजूद में उतरती हुई महसूस हुई। फिर अचानक उन आंखों में मुस्कुराहट चमकी। वो बोलती हुई आंखें कह रही थी, तुम मुझे बहुत अच्छे लगे हो जफर। मैं तुम्हें ठीक तरह से जानती भी नहीं, लेकिन तुम मुझे पसंद आए हो। मंजूर है? जफर ने पूछा। जी ज़रूर। वो दोनों कोई 1 घंटे तक वॉली करते रहे। खेल के दौरान कभी कभी जफर उसके चेहरे में यूं खो जाता कि रिटर्न ना दे पाता। वो उसके लिए बेहद खुशगवार तजर्बा था। वो बार बार अपने टेनिस वाले ख्वाब की तरह ची कर कहता, हिट करो, शाबाश, हिट करो। फ़र्क सिर्फ इतना था कि ख्वाब में उसके साथ संजोक्ता नहीं, उसकी माँ आशा थी। वो खुद जफरुल इस्लाम नहीं, हरी कृष्ण था। बेल आकर संजोक्ता ने सुलह के झंडे की तरह रैकेट बुलंद किया और नेट की तरफ चली आई। बस, आपने तो मुझे थका दिया। मैं शुक्रगुजार हूँ कि आप मेरे साथ खेलीं। शुक्रिया तो मुझे आपका अदा करना है। आप जैसे खिलाड़ियों के साथ खेलने का मौका हर रोज़ तो नहीं मिलता। जफर मुस्कुराया। मैं कोई बहुत अच्छा खिलाड़ी तो नहीं हूँ। खेल से तो प्रोफेशनल लगते हैं आप। वैसे आप करते क्या हैं? पहले चलकर कुछ खा पी लें, ये बात की बातें हैं। आइए। दोनों क्लब हाउस की तरफ चल दिए। जफर अपने टेनिस वाले ख्वाब के बारे में सोच रहा था। लाउंज में कुर्सियां पड़ी थी। दोनों वहां बैठ गए। जफर ने जूस मंगवा लिया। वो छोटे छोटे सिप लेते रहे। आपने टेनिस कहाँ से सीखी? संजोक्ता ने पूछा। जिस उम्र में बच्चे झंझना थामते हैं, मैंने रैकेट थाम लिया था, जफर ने मुस्कुराते हुए कहा। देखा जाए तो मैं पैदाइशी खिलाड़ी हूँ टेनिस का। आप बताएं, आप टेनिस के बारे में। मुझे भी शुरू ही से टेनिस खेल अच्छा लगा। मुझे ये खेल शायद अपने पिताजी से विरसे में मिला है। पिताजी से? जी हाँ, बहुत अरसे पहले मेरे पिताजी इस क्लब के टेनिस प्रो थे। वाह, तो आपके माताजी से यहीं मिले होंगे पहली बार? जी हाँ, मुझे ये बात अजीब लगती है, मगर यहीं से उनकी मोहब्बत का आगाज़ हुआ था। बाद में शादी हो गई। ऐसा अक्सर होता है और ऐसी मोहब्बतें कामयाब भी होती हैं। आपके माता पिता ने बहुत खुशगवार ज़िंदगी गुजारी होगी। मेरे पिताजी का देहांत हो चुका है। ओह, आई एम सॉरी। उनकी मौत को तो 25 वर्ष हो गए। मैं उस वक़्त 3 माह की थी। मैंने तो उन्हें देखा ही नहीं। जफर ने बेमुश्किल अपनी हंसी रोकी। औरतें उम्र छुपाने के मामले में कभी नहीं चूकती। पिताजी दीपाली झील में डूबे थे, संजोक्ता कहती रही। उनकी मौत ने मेरे माताजी को तोड़ फोड़ कर रख दिया। बहुत मोहब्बत करती थी उनसे। वो कहते कहते रुक गई। उनकी स्याह आंखों में इस्तेजाब लहराने लगा। कमाल है, मैं ये सब आपको बताने बैठ गई। जैसे? क्या हर्ज है इसमें? अरे, अभी 1 घंटा भी तो आप पहले से आपसे मिली हूँ। आप मेरे लिए अजनबी हैं और मैं आपसे अपने घर की बातें करने लगी। वो चंद लम्हे अपनी पेशानी मलती रही। मैंने कहा ना, क्या हर्ज है इसमें? नहीं, मेरा तजस्सुस गैर फितरी नहीं। आप बताएं मुझे, आप कौन हैं? यहाँ किस लिए आए हैं? कब तक रुकेंगे यहाँ? बताएं मुझे। जफर ने मुख्तसर उसे अपने बारे में बताया, किताब के बारे में बताया। वो उससे खुलकर बातें कर रहा था। उसके अंदर कोई झिझक नहीं थी। वो स्याह आंखें से तकती रहीं। जफर को एहसास था कि संजोक्ता उसमें गैर मामूली दिलचस्पी ले रही है। वो बोलती आंखें वो कह रही थीं कि यह हमारी आखिरी मुलाकात नहीं है, हमारे दरमियान कुछ हो रहा है। तुम भी जानते हो ये बात। जफर खामोश हो गया। वो फिर भी उसे तकती रही। फिर उसे अपनी महवियत का एहसास हुआ तो उसने जल्दी से कहा, आप कहते हैं कि आपकी रगों में पृथ्वीराज का खून दौड़ रहा है। हाँ, ये हकीकत है। शजरा यही बताता है। मैं माँ की तरफ से पृथ्वीराज की औलाद हूँ। अजीब इत्तेफाक है। माताजी बताती हैं कि पिताजी भी यही कहते थे। इस लिहाज से मैं भी। हम पृथ्वीराज के बड़े भाई जय चंद की शाख से हैं। क्या अजब है कि मैं
کہ میں اور تم پچھلے کسی جنم میں ملے ہوں۔ ظفر کے انداز میں گرم جوشی اور بے تکلفی آ گئی۔ جے چند کی بیٹی سنجوگتا کو پرتھوی راج اٹھا کر لے گئے تھے۔ یہ جنم والی کیا بات کی آپ نے؟ سنجوگتا کی آنکھوں میں حیرانی تھی۔ کون جانے، ظفر نے آہ بھر کر کہا، کیا پتا کسی پچھلے جنم میں مرہٹوں کا سردار رہا ہوں، میں راجا جی کے ہاں مہمان ہوا ہوں اور وہاں میں نے اس کی حسین بیٹی کو دیکھا ہو، ہمارے درمیان پہلی ہی نظر میں محبت ہو گئی ہو۔ اور پہلی نظر میں محبت؟ سنجوگتا کی آنکھوں میں جیسے خواب جاگ اٹھے۔ ہاں ہوتی تو ہے، اور ٹینس کورٹس میں تو اکثر ہوتی رہتی ہے۔ سنجوگتا کی پلکیں جھک گئیں۔ دیر تک دونوں ادھر ادھر کی باتیں کرتے رہے۔ سنجوگتا اپنے بارے میں بتاتی رہی۔ اس کی زندگی الموڑ میں ہی گزری تھی، روپے پیسے کی طرف سے کبھی کوئی پریشانی نہیں رہی۔ ان کے نانا الموڑ بینک کے چیئرمین تھے۔ ان کی موت کے بعد سب کچھ ماتا جی کو ملا۔ سنجوگتا نے علی گڑھ میں تعلیم حاصل کی، وہیں ایک لڑکے سے اس کی ملاقات ہوئی جو شادی پر منظور ہوئی، لیکن پتی کا رویہ بہت خراب تھا، وہ بمبئی میں رہتے تھے۔ سنجوگتا نبھاتی رہی یہاں تک کہ بھگوان نے روی کی موت کے ذریعے اسے اس عذابناک زندگی سے چھٹکارا دلایا۔ وہ الموڑ واپس آ گئی اور تب سے یہیں رہ رہی ہے۔ خوش قسمتی سے وہ ماں نہیں بنی تھی۔ ناخوشگوار ازدواجی زندگی کے تذکرے پر ظفر نے دل میں سوچا، گویا تمہیں ورثہ صرف باپ سے ہی نہیں ماں سے بھی ملا ہے۔ ایک بات سمجھ میں نہیں آتی، اس نے کہا، تم بمبئی کی ہنگامہ خیز زندگی چھوڑ کر یہاں واپس کیوں آئیں؟ سنجوگتا کے چہرے پر جیسے غبار سا چھا گیا، بولتی آنکھیں چپ ہو گئیں اور ان پر جیسے نقاب پڑ گئی۔ ظفر کو اندازہ ہو گیا کہ یہ سوال اسے اچھا نہیں لگا ہے۔ وہ یہ سوال پوچھ کر پچھتا رہا تھا۔ دیکھو سنجوگتا، مجھے لگتا ہے انجانے میں میں نے تمہاری کسی دکھتی رگ پر انگلی رکھ دی۔ اس نے جلدی سے کہا، آئی ایم سوری، میں تو صرف بات آگے بڑھانے کی کوشش کر رہا تھا تاکہ تم چلی نہ جاؤ۔